नमस्कार। संक्रांत इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। देश के सीमांत जनपद चमोली में लोग संकट में है। संकट यह है कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा एक मामले पर आदेश पारित करने के बाद अब वन विभाग और पुलिस टीम्स के साथ प्रशासन तकरीबन 2000 लोग जो लंबे समय से, लंबे काल से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांवों में रह रहे थे, उनको वहां से बाहर करने की तैयारी में है। विभाग और एनजीटी का मानना है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये आरक्षित और अन्य वन भूमि का हिस्सा है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। लोगों का तर्क है कि तकरीबन 75 साल से, अपने पूर्वजों के जमाने से वो रहते हैं। 75 साल मतलब आजादी के दौर का समय, आजादी से पहले या आजादी के कुछ वर्ष बाद। कई सवाल है कि अचानक 75 साल बाद ये क्या हुआ कि अब लोग एनजीटी के पास गए, एप्लीकेशन लगाई, एनजीटी ने फरमान जारी किया और अब तकरीबन 2000 लोग, जिनकी एक्चुअल संख्या जो कागजों में है वो 1789 है, 1800 लोग अब संकट में हैं और कभी भी उनको बेघर किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीडी कुनियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता। शिव प्रसाद सती जी हैं। लेकिन क्या तैयारी कर रहा है वन विभाग? क्यों उसको 75 साल बाद लोगों को बेघर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों आया एनजीटी का आदेश? इसे समझने के लिए पहले सर्वेश कुमार, डीएफओ वन प्रभाग बद्रीनाथ से कुछ देर पहले संक्रांत इंडिया की बातचीत हुई, वो आपको सुनवा देते हैं कि मामला है क्या, फिर आगे बातचीत करते हैं। ये अमर उजाला में अगस्त 24 में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि उत्तराखंड के 104 वर्ग किलोमीटर के जंगलों पे अवैध कब्जा। तो इस संबंध में एनजीटी ने आदेश दिया था कि जो कब्जा है जंगलात वन विभाग की जमीनों पे उसे खाली कराया जाए। और अभी उसमें लेटेस्ट आदेश आया है कि 24 अप्रैल तक उसमें एफिडेविट पीसीसीएफ फाइल करेंगे, कंप्लायंस की क्या कार्रवाई हुई। तो उस संबंध में हमारे बद्रीनाथ वन प्रभाग में 1789 व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया हुआ है वन विभाग की जमीन पे, जिसे खाली कराने की मुहिम चलाई जा रही है। उसमें देवाल क्षेत्र में 600 व्यक्तियों द्वारा, तराली क्षेत्र में 473 और ये चमोली क्षेत्र में, चमोली रेंज के क्षेत्र में 595 और 108 नंदप्रयाग, 13 नारायणगढ़ में कुल 1789 व्यक्तियों द्वारा, इसमें एक परिवार के 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति तक शामिल हैं। इस प्रकार से करीब 500 परिवार लोगों को जमीन कब्जा की है, जिसमें 937 हेक्टेयर जमीन बद्रीनाथ वन प्रभाग की उनके कब्जे में है, जिसे खाली कराने की मुहिम चलाई जा रही है। इसमें वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर क्यों वन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है, ये आपने समझ लिया होगा। कुनियाल साहब, ये समस्या है क्या? अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन अचानक ये चमोली में आफत क्यों आई? जी भाई साहब, मैं वन विभाग के माध्यम से एनजीटी को ये संदेश मेरा है कि आप सोचिए, जो लोग सालों से 75 वर्षों से जो लोग सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, गरीब लोग वन भूमि में हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार का वन का कोई नुकसान नहीं किया गया है, केवल भूमि में वो रह रहे हैं और वो भी उनकी मजबूरी है कि उनके पास भूमि नहीं है, वो भूमिहीन लोग हैं। और ऊपर से वो इतने लिखे पढ़े नहीं है कि वो एनजीटी का फुल फॉर्म भी समझ सकें। अब एनजीटी में जिन लोगों ने भी ये डाला है कि इनको हटाया जाए वन क्षेत्रों से, उनको मानवीय आधार पर ये भी देखना चाहिए, क्या आप इस परिवार को हटा के इस परिवार के पास कोई अन्य भूमि है, अथवा इस भूमि को हटा के ये आदमी रोड पर आ जाएगा और उसके नाम पर कहीं भी जमीन नहीं है, वो भारत का नागरिक है और एनजीटी भी भारत की एक संस्था है। यदि एनजीटी को चाहिए कि वो मानवीय मूल्यों को और उनके जो अधिकार हैं, मानवीय अधिकार हैं, उनकी रक्षा करे और जो भूमिहीन लोग हैं उनको उस जगह पर पट्टा आवंटित करे, चाहे वो बिंदु खाता का मामला हो, चाहे बोमोटिया का मामला हो, या पूरे डिस्ट्रिक्ट चमोली का हो, या उत्तराखंड का मामला हो। उत्तराखंड सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो एनजीटी में दोबारा
पहल करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, शासनादेश बनाए, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर करे, जिससे कि जो भूमिहीन सीमांत किसान है, अनजान किसान है, उनको इस ठंडे के समय पर ऐसे बेदखली का आदेश दिया जाना किसी भी कोण से अच्छा नहीं है। और किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन जंगलों में या जिन वन क्षेत्रों में वो लोग रह रहे हैं, वहां के लोगों की कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटे हैं, किसी प्रकार का वन क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं किया हुआ है। केवल अपने वन क्षेत्र के अंतर्गत उनके, हमारे तो हक खूब होते हैं, वन गांव भी, वन ग्राम भी यहाँ हैं, ए श्रेणी के गांव हैं, बी श्रेणी के गांव हैं। हम लोग वनों में रहते हैं, वनों की चौकीदारी, वनों को आग से बुझाने का काम तमाम हमारे गांव के लोग करते हैं। तो हमारे गांव के भूमिहीन किसानों को इस प्रकार से बेदखल किया जाएगा तो आप कल्पना कीजिए वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और ये एनजीटी को चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो इस पे रिव्यू करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अन्यथा इतने लोग जो पलायन होने को मजबूर हो जाएंगे, हजारों परिवार, उत्तराखंड के हजारों परिवार पहाड़ से छोड़कर प्लेन की ओर जाएंगे। आप सोचिए, पहाड़ वैसे ही खाली हो रहे हैं, लोगों के पास भूमि नहीं है, और ऊपर से आप जो रह भी रहे हैं पहाड़ में, अपना जीवन यापन कर भी रहे हैं, उनको आप बेदखल करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को मानवीय आधार पर सोचकर इन लोगों को भूमि आवंटन करनी चाहिए और इनको पट्टे जारी होने चाहिए। आपने बीच में उदाहरण दिया गैंडी खत्ता आदि क्षेत्रों का, और जब यहाँ मुझे ध्यान है, जब यहाँ वन गुज्जरों का मामला चल रहा था, खासतौर पर देहरादून के आसपास के बीट में, हरिद्वार के जो वन आरक्षित क्षेत्र हैं, रिजर्व फॉरेस्ट बेल्ट हैं, तो वन गुज्जरों को वहां से बाहर करने के लिए वन गुज्जर यदा कदा आते थे अपने भ्रमण के दौरान। उनके परमानेंट डेरे नहीं थे, वो भी टेम्परेरी डेरे जो जिन्हें कहते हैं, झोपड़ियां, और वो भी जिस समय वहां आएंगे, जिस काल में उधर रहेंगे, फिर उत्तरकाशी चले जाएंगे, फिर वो कश्मीर की तरफ चले जाएंगे। उनके लिए भी 12-12 बीघा जमीन की व्यवस्था करी हरिद्वार में, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इनके लिए एक तरफा आदेश आया बगैर इस बात के विकल्प के कि यदि वन विभाग को या एनजीटी को लगता है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित करना है तो यहां से हटाकर इन्हें एनजीटी ने एक तरफा आदेश दिया है, या वन विभाग और उत्तराखंड सरकार को यह भी कहा कि इनको उठा के जहां भी रखेंगे तो उनके लिए कम से कम न्यूनतम मानक ये होते हैं। अब न्यूनतम मानक में 12 बीघा भूमि मिली, एक तरह से लॉटरी लगी वन गुज्जरों की, जो उत्तराखंड के थे भी नहीं या थे, ये भी नहीं कह सकते। वो आदेश जब वन गुज्जरों पर लागू हो सकता है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, भूमिहीन हैं, और वो अधिकांश इसमें भूमिहीन परिवार सीमांत किसान हैं। उन लोगों को तो ये, उनको भी अधिकार है कि उनको जमीनों की व्यवस्था हो, उसके बाद ही उनको हटाया जाए, और वो हटने को तैयार होंगे। यदि उनको जमीन मिलती है तो वो आज ही छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा उनके ऊपर, और ऊपर से तमाम इतनी बड़ी गंगा, यमुना, सरस्वती और पिंडर और कैल और तमाम नदियों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां तो एनजीटी नहीं देख पा रहा। और जहां जिनसे कि जंगल को कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, कोई पेड़ कटाई नहीं है, और वो वन अधिनियम जो लागू हुआ 1980, उससे पहले कि वो बसा सकते हैं, तो वो जाएं तो जाएं कहाँ। और उनका अधिकार है, उनका वन क्षेत्र में अधिकार है, हम वनवासी लोग हैं, हमारा अधिकार है। और जिस प्रकार से गुज्जर लोगों को 12-12 बीघा जमीन दी गई, उसी प्रकार से जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको जमीन की व्यवस्था करे, भूमिहीन किसानों को, उसके बाद ही इनको हटाने की बात सोचे। अन्यथा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको पुनर्याचिका करके यहाँ के सीमांत किसानों को, भूमिहीन किसानों को बचाए। एक चीज और समझना चाहेंगे हम आपसे, 1900 पूर्व की बसावट तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप 75 साल कहते हैं तो ये चला जाता है 1950 में। मतलब आजादी के मेरा ये कहना है कि वन अधिनियम 1980 में लागू इस देश में हुआ है, और ये लोग तो 1950 के हैं या 1960 के हैं, तो उन पर तो वो वन अधिनियम लागू होता भी नहीं। और हमारे राइट होते हैं, हमारे आज भी वन क्षेत्रों में हमारे खरीद खाता होते हैं, हमको पेड़ मिलते हैं, हमको वन क्षेत्र में चुगान का अधिकार होता है, हमको तो अधिकार है। पर्वतीय क्षेत्र में जो रहते हैं उनको, हमारे यहाँ तो गढ़वाल और कुमाऊं में वन एक्ट अलग था पहले, जिसके अंतर्गत के हमको अधिकार थे कि हम वन क्षेत्र में रह सकें, अपनी गाय ले जा सकते हैं, बैल ले जा सकते हैं, अपने जानवर ले जा सकें, वो अधिकार भी हमारा खत्म किया जा रहा है। तो जो लोग भूमिहीन सीमांत किसान है, वन क्षेत्र में रह रहे हैं, और उनके पास यदि भूमि नहीं है, सरकार देख ले, यदि कोई बहुत बड़ा भूमिधर ने उसको भू माफिया ने यदि अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी बात नहीं है। लेकिन हम तो केवल सीमांत और भूमिहीन किसानों की बात कर रहे हैं। और वास्तव में चमोली जिले में या गढ़वाल जिले में या कुमाऊं में जो मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर कोई भी इस प्रकार का आदमी वन क्षेत्र में नहीं है जो कि भूमिहीन ना हो।
सारे भूमिहीन है, सीमांत किसान है, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। और प्राकृतिक न्याय यही है कि मानवीय मूल्यों के साथ प्राकृतिक न्याय ये है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है, यदि वो रह रहा है कम से 50 सालों से 60 सालों से रह रहा है, तो वो जाएगा कहाँ? और यदि वो उसको भेजना ही है, आपको वन क्षेत्र अलग सुरक्षित करना ही है, तो उनके लिए जमीनों की व्यवस्था करे सरकार। मेरी दो शंकाएं और आपसे, मेरी दो शंकाएं और है सतीश साहब, आपका से बताऊं, सतीश साहब आते हैं, एक दो शंकाएं और है, टेक्निकल शंकाएं। जब ये 75 साल आप कह रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है संभवतः ये ब्रिटिश गढ़वाल का वो क्षेत्र होगा जो टिहरी देश के में से एक हिस्सा दिया गया था अंग्रेजों को। तो क्या ब्रिटिश गढ़वाल में इन लोगों के रहने का, कहां रह रहे हैं, इनकी जाति का, इनके एरिया का, क्षेत्र का अभिलेखीकरण नहीं हो पाया था? क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल में जो उनके कागजात भी रहे होंगे, मोटे तौर पर उन्होंने पौड़ी में, लैंसडॉन में, मसूरी में इनको अपनी कॉलोनी बनाया था। या बहुत अधिक उन्होंने उस तरह से का प्रशासन नहीं किया था कि हर गांव से इनकी वसूली हो रही हो। एक तरह से फ्री लैंड था जहां वो सैर सपाटे के लिए आते थे, और सिर्फ इस बात के लिए कि उनको ये दे दिया गया है। इनको टोकन रूप से यहां अंग्रेज रहा करते थे। तो जब भारत का आजाद हुआ, तो क्या उस समय अभिलेख बने नहीं थे इनके, या क्योंकि ये रह रहे हैं तो रह रहे, एज इट इज ने मान लिया कि इतने सालों तक? ये एक महत्वपूर्ण तर्क इसलिए है क्योंकि टिहरी जो बाकी क्षेत्र था गढ़वाल का, उसके अभिलेख तो राजा के कोषागार, राजा के जो जहां उनके अभिलेख होंगे वहां से गए होंगे, कौन कहां का वासी है। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ? क्योंकि भारत बनने के बाद ये डिफिकल्टीज आई ना, सब लोग कागजों में नहीं आए। ब्रिटिश गढ़वाल में ये व्यवस्था थी, यदि कोई आदमी वन क्षेत्र में रहता है या रह रहा है, तो उसको एक सामान्य पर्ची, कोई न्यूनतम एक पर्ची काट के उसको रहने का अधिकार हो जाता था। इनके पास भी, अनेक परिवारों के पास तो 1950 से पूर्व के कागजात हैं, किसी के पास 1960 के हैं, किसी के पास 70 के हैं, किसी के पास 80 के हैं, कुल मिला के 50 साल से पुराने लोगों के पास कागजात हैं। उन जमीनों में रहने के उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो उनको उस जमीनों से नहीं हटाया जा सकता। मानवीय आधार पर तो बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, और तानाशाही है तो कभी भी किसी को भी हटा सकते हैं। सरकार का मामला है, सरकार को देखना चाहिए। लोकप्रिय सरकार देश में और केंद्र में, राज्य में है, उनको देखना चाहिए कि वो भूमिहीन किसानों को, सीमांत किसानों के साथ ऐसा अन्याय न करे कि जिनसे कि वो यहाँ पर पहाड़ से पलायन करने को मजबूर हो जाएं, पहाड़ खाली हो जाएंगे। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1950 से भारत नाम का कोई देश तो था नहीं, यहाँ राज्य थे, संघ थे, और अपने अपने राजकाज हुआ करते थे। इनका यूनियन ऑफ स्टेट्स ये बना, तो जो जहां है उसको वहां का मान लिया गया उस दौर में। तो अगर 1975 में आप कह रहे हैं इनकी पर्चियां थी, अंग्रेजों के जमाने की पर्चियां कटती थी, तो इनको चढ़ाया नहीं गया, दर्ज नहीं कराया गया, क्योंकि आप कह रहे हैं अधिकांश लोग इनमें एससी हैं, दलित हैं, पढ़े लिखे। उस दौर में तो कतई नहीं थे, क्योंकि स्कूल में नहीं थे। कब देश आजाद हो रहा, मैं आपको एक गांव बमोटिया, हमारे देवाल में एक बमोटिया है, वो 100% अनुसूचित जाति का गांव है, और वहां पर एक प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल है। आज भी वहां इस वन अधिनियम के कारण या जंगलात की लापरवाही, सरकार की लापरवाही के कारण वहां बिजली, पानी, सड़क कुछ है ही नहीं। और वो गांव 1950 से पुराना गांव है। और उसके साथ के अनेक गांव, जैसे लेटाल में हरिनगर हो गया, कस्बी नगर हो गया, उनको एक समय आया कि उनको भूमिधरी अधिकार दे दिए गए। कुछ क्षेत्रों में भूमिधरी अधिकार वन भूमि में दिए गए हैं, पहले दिए गए हैं, इनको भी दिया जाना चाहिए। सतीश साहब, बिंदु खाता की बात है। बिंदु खाता में आज भी सारी तमाम जो सुविधाएं होगी, राजस्व ग्राम बनने को तैयार हो गया, तो उसी आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग जहां भी रह रहे हैं उनको भी वो अधिकार, वन क्षेत्र में रहने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और जब आप गुज्जरों को 12 बीघा जमीन दे सकते हैं, बाहर के रहने वाले घुमंतु जाति को, जो यहाँ रह रहे हैं स्थायी रूप से, यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, उनको आप ऐसे बेदखल कर देंगे भूमिहीन लोगों को, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये भी तो सोचनीय विषय है। एनजीटी को भी सोचना चाहिए, और एनजीटी में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इसमें रिव्यू पिटिशन करके इन लोगों के मानवीय अधिकारों को प्राकृतिक न्याय के अनुसार इनको बचाया जाना चाहिए। सतीश साहब, आप जी आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ कुनियाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देवाल से आते हैं, और देवाल क्षेत्र में स्थानीय लोगों में वहां पे जब ये खबर आई तो उन लोगों में क्या माहौल है? बहुत लोग मायूस हैं, लोगों में आक्रोश है और मायूस हैं, क्योंकि लोगों के कुछ तो है नहीं। देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म नहीं समझते हैं अधिकांश लोग। मैं आपको सही बता रहा, जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं, आप उनको ये पता थोड़ी कि एनजीटी क्या संस्था है या वन अधिनियम क्या हुआ। उनके तो समझ ही में नहीं आ रहे कि क्या चिट्ठी है। वो तो सोच रहे हैं कि ये चिट्ठी ऐसी है और हमको ये चिट्ठी के बाद कुछ रिलीव हो जाएगा, और उनको ये ऐसी चिट्ठियां 1970 से चल रही हैं।
1980 से चल रही हैं, उनके पास पुराने कागजात हैं। जब उनके पास इतने पुराने कागजात वन विभाग से संबंधित हैं, उनके रिलेशन में उनने अपने एप्लीकेशनें लिखी हैं, अपनी बातें रखी हैं, तो क्यों नहीं उनको पट्टा जारी होता है? तो ये उनका अधिकार है। ये तो कुनियाल साहब, क्या इसमें जो उत्तराखंड सरकार के सरकारी अधिवक्ता इनकी पैरोकारी या उत्तराखंड का पक्ष रखने गए होंगे, क्या आप उनके पक्ष से संतुष्ट हैं? ऐसा तो नहीं उन्होंने बहुत कमजोर, बिल्कुल नहीं, ये मुकदमा हारने के लिए लड़ा हो? मैं उन जो हमारे विद्वान हमारे साथी अधिवक्ता लोगों ने पैरोकारी उस समय की होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और इन भूमिहीन और सीमांत किसानों की ओर से, वो अपना पक्ष ढंग से नहीं रख सकते हैं, इसलिए दोबारा इनका पक्ष ढंग से रखा जाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार को करनी चाहिए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में भी। सती साहब, आप चमोली से बहुत अच्छी तरह विज्ञ हैं। 1950 में जब देश आजाद हुआ, एक किस्सा जो ब्रिटिश गढ़वाल का था, एक जो गढ़वाल टिहरी रियासत थी, टिहरी गढ़वाल, अभिलेखीकरण जो राजा के यहां दस्तावेज रहे होंगे वो चले गए, उसको अडेप्ट कर लिया गया, और जो ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र था, जो दस्तावेज अंग्रेजों के पास रहे होंगे उसको एज इट इज मान लिया गया। लेकिन उसके तदोपरांत बहुत सारे क्षेत्र में इवन आज भी लोग पारंपरिक रूप से रहते हैं। इन्होंने आजादी के नारे लगाए। इनमें से बहुत ब्रिटिश गढ़वाल से बहुत बड़ा वर्ग इंडियन नेशनल आर्मी बिल्कुल का हिस्सा था, ट्रेनिंग कैंप या चेकिंग होती थी। ये देश को जब आजाद करा रहे थे तो ताली बजा रहे थे, हमने देश अपना देश ले लिया। इनको थोड़ी ना मालूम था कि जाके कागज चढ़ाने कि 75 साल बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो चूक जो प्रशासनिक तौर पर भी या जनगणनाओं में भी कहीं इनकी क्या चूक मानी जाए? उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, दफ्तर नहीं होते थे, अभिलेखीकरण हो रहा था। उनका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है, उनका उपयोग मतदान के लिए हो रहा है। वो मतदाता हैं इस देश के 1960-70 से, आज भी वो मतदान करते हैं और वो इस देश के नागरिक हैं, तमाम सुख सुविधाएं वो लेते हैं, रह रहे हैं। तो क्यों नहीं उनका अभिलेखीकरण माना जाए उस बात को लेकर? और निश्चित रूप से जो लोग भूमिहीन है, सीमांत किसान है, उन पर विचार किया जाना चाहिए। और ब्रिटिश गढ़वाल के टाइम से जो वन एक्ट, वन अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत भी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को संबंधित गांव, शहर गांव के करीब जो वन है उनसे वहां की जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी और घास काटने का, ये सारे अधिकार आज भी प्राप्त हैं। यानी कि हम तो वन क्षेत्र के लोग हैं, और हमारे तो पर्यावरणीय ढंग से भी हम वन के सहायक लोग हैं, वन को संरक्षित करने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं कि लोगों ने कोई पेड़ आज काटा हो, वो तो रह रहे हैं, तो बहुत कम जमीन में रह रहे हैं, और उस वन जहां वो रह रहे हैं आज के डेट पर आप उसका सर्वेक्षण करें, सरकार करे, तो किसी प्रकार से उनने कोई वन क्षेत्र को या वन वृक्षों को, किसी ए श्रेणी बी श्रेणी के वनों को नुकसान थोड़ी पहुंचाया है, न पहुंचाने की उनकी वो है कि वो छोटे छोटे वर्ग में रह रहे हैं। एक मकान की जगह है, आगे कोई जगह होगी, लॉन होगा, कुछ होगा जहां उनके फल फूल बोते होंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि 104 वर्ग किलोमीटर भूमि पर इनका कब्जा है। अब 104 वर्ग किलोमीटर तो कितना बड़ा एरिया हुआ उसमें एक आदमी थोड़ी, उसमें तो हजारों उसमें तो हजारों परिवार हैं, हजारों मतलब लाखों लोग नागरिक उसमें रह रहे हैं। तो भाई एक आदमी माना 50 वर्ग मीटर में रह रहा है, तो गुणा गया 1 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 किलोमीटर तक हो जाएगा। वो तो सामान्य बात है, एक जगह पर थोड़ी है। पर ये तो जो आंकड़ा मेरे पास आया 104 वर्ग किलोमीटर, हाँ ठीक है, 104 वर्ग किलोमीटर, लेकिन सर ये उत्तराखंड के 104 वर्ग किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे चमोली जिले की, पूरे चमोली के उत्तराखंड के इसमें शामिल है, जिसमें आपका इसमें 4 बीटा शामिल है राजीव। इसमें जो आपको देवाल रेंज है, खराली रेंज है, नंत्याग रेंज है और नारायण बगर रेंज है, जो 104 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट जिसकी बात कर रहा है, बताई जा रही है। वो भी किसी को समझना चाहता हूं कुनियाल साहब 2 तरह का मापन होता है। एक मापन ये है कि मैंने एक जगह पे मकान बना रखा है, उसके आगे मेरे 2 खेत हैं, मेरे पास कुल कितना एरिया, 100 वर्ग मीटर है कि 200 वर्ग मीटर है कि 300 वर्ग मीटर है, क्या आधा बीघा या 1 बीघा? अब अगर जो जितने ये 500 कुछ परिवार हैं, इनके पास जो टोटल भूमि होगी, एक तो वो हुई, एक ये कि एक मकान मेरा यहाँ पे है, बीच में जंगल है और जंगल के उस कोने में दूसरा मकान एक उधर है कहीं खाली लैंड पे। तो जब इन्होंने मापन किया तो यहां से लेके उस पूरे एरिया तक जहां पेड़ भी है, जहां जंगल भी है, उसको भी कब्जा मान लिया। मापन करने का एक नहीं आता, वन विभाग ने इनका मापन गलत तरीके से किया। आप सही कह रहे हैं कि माना मेरा मकान 10-20 वर्ग मीटर में है, उसके बाद किसी का मकान 500 मीटर दूर है और उसका भी 50 वर्ग मीटर में, तो इनने इस बीच की तो दूरी इसमें नाप दी है।
और वो जो बीच का दूरी जंगल आदि है। वन विभाग के अंदर है। ये तो गलत नापन हुआ है, इनका मापन गलत हुआ है, इनकी पैमाश गलत हुई है। टेक्निकली ये जो कब्जा बताया जा रहा है, ये भी ज्यादा बताया गलत जा तथ्य रहा पेश है। ये किए गए हैं। एनजीटी ये के सामने जानबूझ गलत तथ्य के पेश किए गए हैं। जानबूझ के इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश विभाग के द्वारा की गई। वास्तव में इतनी भूमि में लोग कब्जेदार थोड़ी हैं। लोग तो बहुत ज्यादा, आप सोचिए गांव में गौशाला कितने लंबी चौड़ी होती, उससे ज्यादा 1-2 खेत होंगे। मतलब बहुत अधिक यदि हम मानते हैं तो 5 नाली से ऊपर किसी के पास है ही नहीं। 5 नाली का मतलब है कि बहुत कम होता है। 100 मतलब बहुत कम होता है। हेक्टेयर में तो मतलब 50 नाली का 1 हेक्टेयर होता है। तो आप सोचिए कि 5 नाली है तो कितना कम जमीन लोगों के पास है। और इनने जो मापन किए वो गलत किए। इनको दोबारा चलिए उसका राजीव, मापन मैं करना सती चाहिए। सती सती एनजीटी का जो साहब, आदेश सती आया साहब, है, सती मैं जो साहब, एनजीटी का जो आदेश आया, अपने दर्शकों एडिटर से कहूंगा कि जरा वो आदेश दिखा दें कि आदेश क्या है, और उस आदेश की कॉपी हम अपने पीसीआर से चलवा देते हैं। ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम तो चाहते हैं कि इन जो भूमिहीन सीमांत किसान हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन क्षेत्रों में राइट्स हैं, और उन्होंने इतना अतिक्रमण नहीं किया हुआ है जितना कि वन विभाग ने उसको शो किया हुआ है। पुनः इनकी जांच हो, पड़ताल हो, और ये देखा जाए मामला कि है। ये कब से रह रहे हैं। इनके मानवीय आधार, इनके जो नहीं, पर मानवीय जब जो अधिकार हैं, सवाल ये है कि मानवता के नाते 1950 में ये यहाँ रह रहे थे, या 75 जी साल कह रहे हैं, अंग्रेजों के जी। जमाने की इनकी पर्चियां कटी थी। तो जो वहां उस समय प्रशासनिक इकाई बनी, जो चमोली जिला अब बना, उनको वहां रखना डीएम चाहिए। बना, वहां वन विभाग बना, जी उसने जी। नोट क्यों नहीं किया कि हमारे अब यही विभाग तो के बनने ये से पहले, आजाद भारत ऐसा के ना। वन विभाग के गठन से पहले ये रह रहे हैं। तो आज जी इनका जी, कब्जा बिल्कुल क्यों दिखाया बिल्कुल। जा रहा है? अगर अंग्रेजों के वो जमाने की पर्चियां हैं, वो तो क्या तो जो वन वकील विभाग हैं, को इसका मतलब यह कि उत्तराखंड के जो वकील थे, सरकार के वकील थे, उन्होंने इन तथ्यों को वो छुपा के सामने प्रस्तुतिकरण, से वो प्रेजेंटेशन जो, नहीं जो कर पाए, हमारे पक्ष को नहीं रख पाए। और हम तो चाहते हैं कि दोबारा इनको हमारे उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में रह रहे लोग, उनका पक्ष रखना चाहिए, उनका मैं पक्ष सती रखने साहब, की कोशिश हो। मैं और आ रहा हूं इसी आपके पास, कुनियाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सती साहब, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था। अब 100 स्मार्ट सिटी या 100 नई सिटी के लिए उन्हें कोई नई सिटी तो बनी नहीं, और लोग कहते हैं कि स्मार्ट कौन सा बना, देहरादून जैसा था वैसे ही था, पैसा खर्च हुआ बस। अब स्मार्ट सिटी के लिए अगर मोदी जी को जगह नहीं मिल रही है, तो 104 वर्ग किलोमीटर का एरिया यदि कब्जे में है और वन विभाग ने छुड़ाता है फरवरी में, तो इसमें तो 2 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी पहाड़ों में, राजधानी बन जाएगी उत्तराखंड की। इतने वर्ग एरिया में, तो पर्वतीय क्षेत्र में 104 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये हुआ कि पर्वतीय टाउन आप 5 बसा सकते हो। ऐसी कौन सी 104 वर्ग किलोमीटर की बैरन लैंड है पहाड़ों में? कहीं उपलब्धि नहीं है। थोड़ी सी लैंड के भी जंगल छूट जाता है, वन क्षेत्र छूट जाता है। 70%, 80% पर्वतीय भूभाग जंगल का है। तो 104 वर्ग किलोमीटर इन्होंने जो पेश किया, या जो उत्तराखंड के वकीलों ने किया, ऐसा तो नहीं है। गलत पैमाइश है। इन स्थानों पे इनको हटा के भविष्य में प्राइवेट लैंडर्स को जो ट्रेल देते हैं ना, वन ट्रेल, जो वन पार्क बनाते हैं, और जो पूरी नजर पड़ी हुई है देश के धन्ना सेठों की उत्तराखंड की पर्वतीय भूमि में, और खासतौर पर ये जो, क्योंकि बद्रीनाथ बेल्ट में, थराली बेल्ट में, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि देश भर का पर्यटक यहाँ आता है, और वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ बन रहे हैं। अब तो करोड़ों करोड़ की शादी हो रही है। अफ्रीका के जो गुप्ता बंधु हैं, उन लोगों की शादियां हो रही हैं, अन्य की शादियां यहाँ होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स ने उत्तराखंड के वकीलों से जानबूझकर यह मुकदमा हरवा के इन लोगों को एनजीटी के नाम पर बाहर करवा के, और भविष्य में इस लैंड पर उनकी गिल दृष्टि हो। सती साहब, देखो राजीव, इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। देखो आगे क्या होगा, लेकिन जो मेरी बात अभी जो विभागीय अधिकारियों से हुई है, फॉरेस्ट जो वहां पे बद्रीनाथ वन प्रभाग के अधिकारी हैं, जब हमने उनसे सुबह बातचीत की, उनकी हमने पूरी बाइक ली है, उन्होंने उसमें 7 चीजें बताई हैं कि मार्च तक इस जमीन पर किसी भी तरह लोगों को हटाना है, चाहे उनको वन विभाग और पुलिस फोर्स लेनी पड़े। एनजीटी का साफ आदेश है कि 31 मार्च से पहले पहले यहाँ पे जो 1789 लोग हैं उनको हटाया जाना है। तो ये बड़ा दुखद है कि जो ये लोग बेघर हो जाएंगे, इनके आशियाने सबसे हट जाएंगे। यह एक बड़ा दुखद समाचार है राजीव वहां के लोगों के लिए, कि फॉरेस्ट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत लंबी बात है, बाद में क्या होगा उसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकूं। लेकिन फिलहाल खबर जो ये है कि वहां पे जो 1789 लोग हैं, जो थराली, नारायणनगर, देवाल और नंत्याग रेंज में, मार्च 31 तारीख तक उन पर जो है कार्रवाई होनी निश्चित है, क्योंकि एनजीटी का आदेश है। अब दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि एनजीटी का एक आदेश कुछ दिन पहले देहरादून में भी आया था, जो हम देहरादून का जिक्र कर रहे थे कि जो देहरादून में
इस चीज के लिए सरकार के जो विधायक है वो एक अध्यादेश लेके आ जाते थे, और उस पे उन्होंने जो आपका ये कौन सा राजीव नगर वाला एरिया है, जो लोग वहां रह रहे थे, वो पिछली बार 3 विधायक उसको अध्यादेश लेके आए कि इन लोगों को यहाँ पे जमीन दी जाए। तो ये 2 मानक किस तरह हो सकते हैं राजीव? ये राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य वाली बात होगी कि जहां पहाड़ों के लोगों के छत से मकान छीने जा रहे हैं और वहीं देहरादून में कुछ भाग के लोगों को मकान बनाए जा रहे हैं। यह एक मतलब 2 तरफा कानून कैसे हो सकता है? इसके लिए अवैध बस्तियों और गैर उत्तराखंडियों को लीगल किया जा रहा है सतीश जी। देखो ये मेरा साफ कहना यही है कि आप चमोली देवाल में एक नियम लागू करते हैं और देहरादून में एक दूसरा नियम कैसे लागू होता है? आदिवासी हैं, मूल रूप से आदिवासी उत्तराखंडी हैं, उनको बेदखल करने की सरकार की ये साजिश है। उत्तराखंड में अनेक जगहों पर जब उनके लिए आप शासनादेश ला सकते हैं, क्या पर्वतीय क्षेत्र के विधायक या सांसद इन लोगों को विधेयक लाने का प्रयास करना चाहिए? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, इतने गरीब और बहुत ही कम आय वाले लोग हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एनजीटी तक जा भी नहीं सकते हैं। उनकी पैरोकारी भी सरकार को खुद करनी चाहिए। अब मैं आपसे 2 गंभीर विषय पे आपसे समझना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण बात कर देता हूँ राजीव, एक महत्वपूर्ण बात बताइए। तो अभी विधानसभा सत्र 18 से 24 तारीख तक होना है। क्या जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या वहां स्थानीय लोगों के लिए क्या विधेयक लेके आएंगे? नहीं, यह एक अभी गर्व का विषय है। लेकिन अगर बात सुन रहे होंगे, उन तक हमारी बात मिल रही है, क्या स्थानीय लोग जो विधायक कोई विधेयक पेश करेंगे? तो क्योंकि 18 से 24 को अभी यहाँ विधानसभा सत्र होना है, देखते हैं उसमें भी हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये चाहूंगा सतीश जी, आपके माध्यम से, कि पर्वतीय क्षेत्र के तमाम विधायक और हमारे सांसद लोग इस बात को रखें और विधेयक लाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों का जीवन बच सके, लोगों के परिवार बच सके। आप अधिवक्ता है, मैं इसी का टेक्निकल पहलू आपसे समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं यही आपसे समझना चाहूंगा, क्या उत्तराखंड के विधायक या उत्तराखंड की विधायिका, क्योंकि 2 कंडीशन है। एक, जब आप सड़क निर्माण के लिए एनओसी मांगते हो, पेड़ काटने की, वन भूमि लेते हो, वन भूमि को ट्रांसफर करते हो पीडब्ल्यूडी को कि भाई अब ये पीडब्ल्यूडी की रोड होगी, राज्य में समाहित होगी, राज्य इसकी मेंटेनेंस करेगा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सारी रोड्स, लगभग हर रोड में, मतलब 80% रोडों में आपको वन की क्लियरेंस या उसका ट्रांसफरिंग चाहिए होती है, वो मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जहां ये रह रहे हैं, इसका मतलब जब इनके पक्के मकान वहां है, जब इनके पक्के मकान वहां है, इसका मतलब वहां पेड़ नहीं होंगे उस क्षेत्र में, जंगली पेड़, जंगल का पेड़, आरक्षित पेड़ नहीं होंगे, वहां पेड़ काटने नहीं है। सिर्फ वो उस भूमि को ट्रांसफर करना है उत्तराखंड के ग्राम पंचायत विभाग को या किसी अन्य विभाग को या राजस्व विभाग को। वन से ग्राम्य विभाग, उत्तराखंड का ग्राम्य विभाग, जैसे वन फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया निश्चित प्रक्रिया है, और 50 हेक्टेयर तक तो जिलाधिकारियों को और कमिश्नर को पावर है कि वो लैंड ट्रांसफर करने की संस्कृति दे सकता है भारत सरकार को। तो इनको कैसे नहीं दी जा सकती है? दी जा सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टेक्निकली जब नहीं तो एनजीटी के आदेश को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एनजीटी का आदेश अंतिम है। बताइए आप, मैं उन जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए, इसलिए आपको पार्ट टू पार्ट कट शॉर्ट में उनका फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं आपसे। अब अगर 104 वर्ग किलोमीटर की भूमि ट्रांसफर होनी है, ऐसा प्रस्ताव जाएगा तो कभी नहीं होगा। ना एनजीटी अलाउ करेगा, ना भारत सरकार का वन पर्यावरण मंत्रालय अलाउ करेगा। जो आपने अभी कहा कि 50 वर्ग मीटर तक के, जैसे माना 3 घर नजदीक है, 3 घरों के उस भूमि को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव जाए तो वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 300 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400, आधा बीघा, 1 बीघा, इससे अधिक होगा नहीं। और उसमें एक भी पेड़ नहीं कटता, क्योंकि ऑलरेडी वहां लोग रह रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रस्ताव यदि गए तो ये पॉसिबल है। लेकिन दूसरी बात, ये प्रस्ताव तभी हो सकते हैं जिन वन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटी बस्तियों में लोग रह रहे हैं। जितना इन्होंने, एक तो इनने पैमाश गलत की हुई है वन विभाग ने, ये किलोमीटरों दिखाकर एक प्रकार से इस बात को छोटे से उसको बहुत बड़ा दिखाया गया है। ऐसा कुछ है नहीं। लोग जितने भूमि में लोग रह रहे हैं उस भूमि की नापतोल होनी चाहिए, और उस भूमि को लैंड ट्रांसफर करने के लिए उत्तराखंड सरकार को, ग्राम्य विकास विभाग को करना चाहिए कि वो लैंड ट्रांसफर करके और इन लोगों को वहां पर राहत दें, और वो वन भूमि को ट्रांसफर करके इन लोगों को पट्टे जारी हो सकता है।
हो सकता है तकनीकी आधार पर यह प्रस्ताव जाए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को एनओसी के लिए कि क्या वो वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग में ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं। लेकिन छोटे छोटे बैच में अगर बनाएंगे 4-4 घर का, 5-5 घर का, बस्ती तोप का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक गांव का 104 जो सर, मैं आपको प्रश्न आने दीजिए ना, आप प्रश्न आने दीजिए ना, क्योंकि वो लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं लोगों के 104 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव जाएगा तो वो ठुकरा दिया जाएगा। दूसरा, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कर रहा हूं, जिस बात का जिक्र सतीश जी ने किया, क्या विधानसभा कोई विधेयक ला सकती है इसमें? क्योंकि इसमें क्लियरेंस मिलनी है भारत सरकार से, और एनजीटी है। एनजीटी क्योंकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो एनजीटी के आदेश को, या एनजीटी उत्तराखंड में इस अनुसार काम करेगी, उस पर क्या उत्तराखंड की विधानसभा विधेयक लाके कानून बना सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट बिल लाया जा सकता है किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, और सरकार उसको रिक्वेस्ट के रूप में वो भारत सरकार को भेज सकती है, एनजीटी को भेज सकती है। नहीं, प्राइवेट बिल में तो साधारण प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव प्राइवेट विधेयक लाएगा, लेकिन सरकार कैबिनेट से अप्रूव करा के एक विधेयक बना के, जैसे यूसीसी लाई है ना, जैसे लिविंग कानून लाई है, ऐसा विधेयक लाके कि उत्तराखंड के 1980 से पहले से जहां बसावट है वन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को राजस्व ग्राम में ट्रांसफर करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। जिस प्रकार सरकार से अध्यादेश में ला सकती है। जिक्र कर रहा हूँ कि सरकार की अगर मंशा होगी तो सरकार इसमें अध्यादेश बिल्कुल ला सकती है। पिछली बार भी देहरादून में जब हुआ था तो 3 विधायकों ने सरकार पे दबाव बनाया और उसको एक अध्यादेश लाया गया था। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वोट का मामला था, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी, ये लोग बहुत कम है, इसलिए इनको नहीं सुना जा रहा है। जब सरकार अपने देहरादून में, हल्द्वानी में मलिन बस्तियों को, नदी किनारे रहने वाले बस्तियों को शासनादेश के रूप में उनको रखा सकती है और वन गुजरों को जमीन दे सकती है, तो क्यों नहीं पहाड़ के मूल्य भूमि सीमांत किसानों के बारे में सरकार प्रस्ताव लाए और लैंड ट्रांसफर करे? नहीं, इनको कहीं और बसाने के लिए सरकार अपने राजस्व भूमि दे दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती अधिकारी सरकार का। ठीक है, वो ऑप्शन है आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप किसी को घर उजाड़ने से पहले उसके रहने की व्यवस्था करें। क्या वो चाहे हल्द्वानी में आपने देखा होगा या वन गुजरों का देखा, जब तक आप किसी को रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे उसका आशियाना आप उजाड़ नहीं सकते हैं, और यदि उजाड़ते हैं तो ये मानवता के खिलाफ वो है, अपराध है ये। नहीं, मैं एक चीज तो सरकार कर सकती है, इनको कहीं और बसाने से कहता हूं, एनजीटी का जरा आदेश दिखा देंगे, जो एनजीटी का आदेश है वो देखिए आप जरा। ठीक सर, हाँ सर, इसमें वही लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतने वन भूमि में लोग रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, हमको जब पता चला तो उसको हम हटाने की कोशिश हमको करनी चाहिए थी, अभी तक हमने नहीं करी, अब आगे हम करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने जो उन्होंने नापतोल की है वो गलत नापतोल है। मैं समझता हूं कि जैसे आप पिंडर रेंज में यदि आप नापतोल करेंगे तो यहाँ पर जो 1700 कुछ लोग आप कह रहे हैं, 1700 प्रत्येक एक आदमी के बाद अधिकतम बहुत ज्यादा भी होगा तो 20, 25, 30 वर्ग मीटर से ज्यादा किसी के पास नहीं है। लोग केवल आवास के रूप में वहां रह रहे हैं, एक छोटा सा आंगन होगा और वो होगा, इतने किलोमीटर में थोड़ी यहाँ अतिक्रमण है। ये तो इन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर अपना देख के कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये घास काट रहा है तो इसी का है, जबकि उसमें पेड़ है, उसमें वो करें अपना संरक्षण। ऐसा नहीं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी बसावट है, जहां पर हम रह रहे हैं, उसी को नापतोल किया जाना चाहिए। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत कम जमीन में बहुत ज्यादा 2, 3, 4 नाली जमीन में आदमी हो सकता है, इससे ऊपर कोई नहीं है, कहीं नहीं है। और जब वन गुजरों को 12-12 बीघा जमीन आप दे सकते हैं तो हमको तो 1-1 बीघा में भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। इन लोगों को बसाने की व्यवस्था करे सरकार पहले, तब इनको हटाने की बात करे। डीडी कुणाल, आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अब पंचायत चुनाव भी होने हैं, क्योंकि अब अप्रैल में लग रहा कि पंचायत चुनाव में मार्च में जो एनजीटी का आदेश है वो लोगों के घर हटाने की बात हो रही, तो क्या किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि ये पंचायत चुनाव से पहले ये मामला सुलटाए, और चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं उन लोगों के जीवन का सवाल है, उनके परिवार के सवाल है यहाँ, और पहाड़ से पलायन रोकने का सवाल है। एक तरफ हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम भूमिहीनों को भूमि से हटा रहे हैं।
तो हमको ये, और तीसरी तरफ हम देहरादून और हल्द्वानी में अध्यादेश देके उनको जमीन दे रहे हैं और पहाड़ों से आप हटाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद और विधायक लोगों को चाहिए कि वो इस बारे में गंभीरता पूर्वक मानवीय आधार पर सोचें और आगे इस बात को रखें। अच्छा कुनियाल साहब, एक सवाल और, जब ये पंचायतों में वोट देते हैं तो किस ग्राम पंचायत के आधार पर वोट देते हैं? इनके कहीं ग्राम पंचायत दिखा होगा जैसे मैं आपको ये किस गांव में वोट देंगे? नहीं किसी उस आधार पर तो न तो ही किसी शहर के नागरिक हैं, न किसी गांव के नागरिक हैं, क्योंकि वन भूमि में कब्जाधारी लोग हैं। जैसे सपोज हमारे ग्राम सभा कांडई है, कांडई में बहुत बड़ा क्षेत्र, फराली एक तोक है, उसमें जंगल है। उस जंगल में जो रह रहा, तो मूल रूप से आदमी का ग्राम पंचायत तो कांडई है, या बमोटे के लोग हैं तो उनका मूल ग्राम बेराधार देवाल है। तो वो तो वहीं के लोग हैं, वो कोई बाहर के लोग ठीक है। लेकिन जब सरकार, मैं क्या कह रहा हूं, जब सरकार के एक कागज में ये अमुक ग्राम पंचायत के निवासी हैं, मतदाता हैं, तो क्या जो एनजीटी में उत्तराखंड सरकार के काबिल वकील गए, उन्होंने दस्तावेज नहीं दिखाया कि 75 साल से ये अमुक ग्राम पंचायत के नागरिक होने के नाते ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट देते हैं, विधानसभा में वोट देते हैं। तो जब ये भारत के अभिलेखों में अमुक गांव के निवासी हैं, तो आज ये अवैध क्यों? यदि उनको अवैध कैसे कहा जा रहा है? ये तो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और इसमें गंभीरता से इनको पुनर्विचार करने की जरूरत है इस आदेश पर भी, और बहुत बारीक से। यदि किसी मैंने कहा ना, यदि भू माफिया के रूप में कोई काम कर रहा है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी भूमिहीन है, सीमांत किसान है, उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, खाने के लिए खेत नहीं है, वो उसने यदि अपने 1-2 नाली में अपने गांव के जंगलात में, वन विभाग में 1980 से पहले, 70 से 60 से पहले यदि उसने कब्जा किया हुआ है, मकान बनाया है, तो उसका पक्का मकान क्यों तोड़ा जाएगा? अब वो कोई पेड़ आज थोड़ी काटा है, उस दिन हो सकता है कि पेड़ ही ना हो। आप कब्जा क्यों मान रहे हैं? राजा के जमाने में ये देश अलग था, ये बाद में अंग्रेजों को, ब्रिटिश गढ़वाल को दिया, लेकिन हमको जो महाराजा गढ़वाल महाराजा ने जो जहां रहा उसको मान लिया, वो तो हमको भी माना जाए। जी बिल्कुल, उन लोगों को भी माना जाए। मौलिक रूप से तो ये भगवान श्री राम से, राजा श्री राम से ऋषियों ने मांगा था, उसके लिए तपस्या के लिए मांगा था क्षेत्र, वैसे तो किसी का भी नहीं था, ये तो सिर्फ तपस्या के लिए आरक्षित क्षेत्र था, ये जो केदारखंड है। उसके बाद धीरे धीरे लोग आए, न जाने कौन कब आया, जब आक्रमण हुए तो इसका मालिक तो कोई था भी नहीं, बाद में गढ़वाल महाराजा। सर, आपको गढ़वाल में ऐसे ऐसे गांव हैं जो ए श्रेणी के गांव, वन विभाग के अंतर्गत उनको ए श्रेणी माना जाता है, उसको वन विभाग अपना गांव मानता है, वन गांव मानता है। क्या उनको हटा देंगे आप? इसी प्रकार वो लोग भी रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो वन क्षेत्र में है, वनवासी टाइप के लोग हैं, सीमांत किसान हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है, अन्यथा उन लोगों के साथ तो उनके तो मानवीय अधिकारों का हनन हो जाएगा। जी चलिए, अब आगे आप इसका संघर्ष करेंगे, हम इस बात को आगे भी रखते रहेंगे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे, क्या जब सरकारी वकील का चयन होता है कुनियाल साहब, सरकारी वकीलों का क्या योग्यता मानक होती है उसमें, या जो जिसकी सरकार है उसके चयन कौन है? क्योंकि सारे जगह पर उत्तराखंड के जेन्युइन वकील चुनाव, ये केस हारते रहे हैं जहां उत्तराखंड का हित होता है, लगातार हर विषय पे, और मोटी मोटी पगार इनको मिलती है। क्या ये योग्य भी है? अब सर, प्राइवेट वाले इनको मुकदमा नहीं देते, तो ये किसी पार्टी का झंडा डंडा दोपते हैं, उसके बाद सरकारी वकील बनके करोड़पति बन जाते हैं मुकदमे हारने के लिए। माननीय गवर्नर उनकी नियुक्ति करते हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में, या जिलों के न्यायालयों में, तो वो एक निश्चित योग्यता के आधार पर इनको बनाया जाता है। लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने जिस सब्जेक्ट में उनको रखा गया, जिस विभाग में रखा गया, वो वहां तो सरकारी वकील बनते हैं क्यों? लोगों का अधिकारों का हनन न होने पाए। कुनियाल साहब योग्य होते तो इन्हें फुर्सत होती, इनके अपने क्लाइंट्स इतने मुकदमे इन पे होते कि सरकार के वकील बनकर उत्तराखंड के लोग पर मुकदमे हार रहे हैं लगातार। हम तो एडवोकेट बिरादरी के लोग हैं, हम माननीय एडवोकेट विद्वान माने जाते हैं, और हम चाहते हैं कि वो विद्वान लोग अपने हारना जीतना वो कुछ मामले तो कोर्ट के अंतर्गत होते हैं, कानून के अनुसार होते हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन का जो मामला है कि हमने अपनी बात रखी कि नहीं रखी। बात ये चीज है, हमने अपने डाइस को, अपने लॉर्ड नुकसान हो रहा हो, जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों के हकों पर डाका डाला जा रहा हो, ऐसे तमाम मुकदमे हारते हैं।
जहाँ इन्हें बचा जीतना चाहिए था। इनके बारे में तो सरकार को विचार करना चाहिए कि कितने मामले कौन माननीय वकील हारे हैं जीते हैं, वो सरकार को उनकी मेरिट बनानी चाहिए, वो सरकार का अलग सा विषय है। लेकिन हम तो ये हमारा तो मात्र ये है कि जो भी अधिवक्ता इस संबंध में रहे होंगे वो बड़े विद्वान होते हैं और वो अपना प्रेजेंटेशन हो सकता है किन्हीं कारणों से ठीक ठाक न कर पाए हों। 104 वर्ग किलोमीटर एरिया में कब्जा है, इसकी पैरोकारी क्यों नहीं की उन्होंने इस लाइन की? हाँ, ये तो 104 वर्ग किलोमीटर कितना बड़ा किलोमीटर में पूरा का पूरा शहर बचा सकता है। ये मात्र 530 परिवार है, 104 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया। मेरे से देवाल से आप सीधे श्रीनगर मानिए, आप देखिए कर्णप्रयाग से आप देवप्रयाग मान लीजिए, इतना लंबा क्षेत्र होता है। अब देखिए 2-3-4 पर्वतीय शहर बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 4-5-6 विधायकों का क्षेत्र है ये तो। 104 किलोमीटर बहुत होता है, वो यहाँ से अल्मोड़ा, यहाँ से श्रीनगर से ज्यादा होता है, थराली से। तो ये इसकी ये कल्पना में यार ये गलत नापतोल हुई है इनकी। और वो भी वर्ग किलोमीटर है, इसको स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर नहीं है कि लाइन पे चला 104 किलोमीटर की रोड वर्ग किलोमीटर है। इनकी गलत मापतोल हुई है। इनको चाहिए कि ये रियल में सही मापतोल पटवारी रेवेन्यू विभाग और वन विभाग करे, तब जाके इसका क्लियर हो पाएगा कि वन विभाग ये जो अमीन होते हैं नापने के, जमीन नापने के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको वन विभाग साथ रखे, तब जाके उसकी नापतोल करे कि कितने क्षेत्र में लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब उपाय क्या है? विधायक लोग मंत्री लोग आपको सुन रहे होंगे, उपाय क्या है इसका? एक कि उत्तराखंड सरकार या वन विभाग दोबारा रिव्यू पिटिशन पे जाए एनजीटी पे कि फिलहाल इस पर ब्रेक लगा दिया जाए अभी स्टे करके, या ये भी जा सकते हैं, या प्रभावित लोग भी जा सकते हैं, इनकी तरफ से कोई पीएल डालते। देखिए सर, प्रभावित लोग इतने सक्षम आर्थिक रूप से नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकें। मैंने पहले कह दिया, वो उसको जानते ही नहीं ना, उनकी इतनी हैसियत है। अब केवल सरकार को चाहिए कि वो एनजीटीए के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोई दोबारा करे, और इधर विधानसभाओं में जिस प्रकार से शासनादेश अन्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को बसाने का हुआ है, उस टाइप से वो भी बने। दोनों चीज एक साथ से, और सरकार मानवीय दिल से यदि आप करना चाहते हैं तो, यदि आप इनको हटाना ही चाहते हैं तो किसी प्रकार, यदि आपकी मन इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति है तो सब चीज संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। अब ये एनजीटीए जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, इसके आदेश पर स्टे लेने के लिए सक्षम न्यायालय कौन सा हो सकता है कुनियाल साहब? हाईकोर्ट हैं, सारे हाईकोर्टों को अधिकार है, फंडामेंटली लोगों को सुनने का अधिकार है। हाईकोर्टों के वहाँ क्षेत्राधिकार में, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, उनको तो असीम अधिकार है, कानून बनाने तक का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्टों को तमाम अधिकार प्राधिकरण है, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, तो क्या इसी पर अपील होगी या सीधे जा सकते हैं? जी ना, एक बार इसमें अपील की जाएगी। हरित जो ये एनजीटीए है, उसमें एक बार रिव्यू पिटिशन होनी चाहिए। उसके बाद यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो संबंधित माननीय हाई कोर्टों में, माननीय सुप्रीम कोर्टों में सरकारों को चाहिए कि वो अपीलें करें, और विधानसभाओं में एक अध्यादेश लाए कि इन लोगों की जमीन को वन विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर करने का जो व्यवस्था है, भूमि हस्तांतरण जैसी अन्य जगह होती है, जंगलात की भूमि सिविल बनाई जाती है, उसी प्रकार इस भूमि को भी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और ना तो दूसरा उपाय, ये बहुत एक उपाय, दूसरा उपाय है कि कैबिनेट की बैठक बैठे, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करे कि भाई इनको अन्यंत्र पुनर्वासित सरकार करेगी, और तब तक इनको हटाने से पहले इनका सर्वेक्षण किया जाए, और वास्तव में यदि इनके पास भूमि नहीं है तो इनको भूमि देकर इनको व्यवस्था विस्थापन किया जाए, तभी जाके उसको हटाने की कोशिश करे। इनका विस्थापन सरकार करेगी, और विस्थापन होने तक का समय मांग ले, उतने दिन तक, 1 महीना, 6 महीने, 4 महीने में इन्हें विस्थापित कर देंगे। लेकिन एक और गंभीर खतरा सती साहब, अगर ये विस्थापन होता है तो बिंदु खत्ता, गेंडी खत्ता जैसे वन गुज्जरों को हरिद्वार में बसाया, अगर वहां आप बसाएंगे तो पहाड़ से जनसंख्या फिर कम करेंगे, तो इनके लिए लैंड बैंक की व्यवस्था पर्वतीय भूमि में की जाए, क्योंकि भूमि में हो। क्लोजिंग कमेंट। देखो, ये जो मुद्दा है, बड़ा लोगों के बेघर होने का मुद्दा है, बड़ा दुखद मैं कहूंगा इसको, कि जो अगर ऐसा होता है तो चमोली जिले के जो अधिकांश 1780 लोग जो बेघर हो जाएंगे, और मार्च जो 30 तारीख की डेट जो बता रहे हैं, अभी जो उनके अधिकारी बता रहे थे कि उससे पहले हमको कार्रवाई करनी है, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे फॉरेस्ट के लोग हों, तो ये उनके लिए बड़ा
तो वैसा समय मानूंगा मैं। और सरकार को इस पे अभी, जैसे मैंने कहा कि 18 से 24 तारीख तक विधानसभा सत्र होना है, तो सरकार को या विधायकों को सोचना चाहिए कि उन लोगों के घर से उनके आशियाने न उड़े, और फॉरेस्ट विभाग को भी मानवीय आधार पर सोचना चाहिए कि जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं उसको उनको छूट मिलनी चाहिए राजू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से आपका जो लोकप्रिय चैनल है ये लोगों तक पहुंचेगा, हमारे जन प्रतिनिधियों तक पहुंचेगा, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो हमारे जज लोग हैं उन तक पहुंचेगा, अधिवक्ताओं तक पहुंचेगा। और ये बिल्कुल बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, सीमांत किसान हैं, उनकी जो वास्तव में उनकी जो समस्या उसको समझा जाना चाहिए, ताकि आगे कोई कार्रवाई मानवीय आधार पर हो। लोक कल्याणकारी राज्य की पहली प्राथमिकता है कि वो मानवीय आधार पर हर कार्य करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका इस विषय को, और खासतौर पर पुनियाल जी का, कि इसकी पूरी डिटेल्स और उनका, उन वंचितों का, उन शोषितों का, और जिन पर बहुत बड़ा संकट आया उनका पक्ष रखने के लिए। उम्मीद करते हैं जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता हैं, ये कार्रवाई करेंगे। और खासतौर पर तब तक के लिए स्टे ले लेंगे कोर्ट से जब तक इन्हें विस्थापित नहीं किया जाता, या फिर उनको इस भूमि को, क्योंकि इनकी पैतृक भूमि है एक तरह से, जब ये 75 साल से रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं, और आजाद भारत पर इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो एज इट इज अंगीकृत करते हुए इस भूमि को राजस्व भूमि में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन प्रक्रिया ऐसे ना करें कि 104 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है, प्रक्रिया वही करें। 4 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप दोबारा इनकी पैमाश करें तो ये संभव है। ये आंकड़े, ये झूठे आंकड़े पेश ना करें, गलत आंकड़े हैं। एक गांव के एक तोक में 3 मकान है, 3 मकान में 300 वर्ग मीटर, ये 300 स्क्वायर मीटर पर ये लोग रहते हैं, या 100 स्क्वायर मीटर पर रहते हैं, 100 वर्ग मीटर पर रहते हैं, तो उसी का प्रस्ताव जाए, उसी का प्रस्ताव जाए। ऐसा ना जाए कि पूरा का आपने जो 50 मकानों का प्रस्ताव, इन्होंने तो यहाँ से लेकर वहां तक का बना दिया। नहीं, ये जानबूझ के गलत नापतोल हुई है, गलत नापतोल हुई है। धन्यवाद। आपके इस चैनल का संज्ञान राष्ट्रीय चैनल भी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय चैनलों को भी इस प्रकार की मानवीय मूल्यों को रखने की आदत बनेगी इस देश में। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।